Hey guys, hi everyone. Good afternoon, adab, namaskar, sat sri akal, and I welcome you all to lecture number 2 of this chapter, guys. जिस chapter का नाम है residential status, the chapter that we started yesterday. और आज हम लोग इसका residential status of an individual वाला portion को हम अलविदा कर देंगे, guys, and we'll be halfway through this chapter. So let's get going without any further delay with a quick recap of what we did into the preceding session, guys. पिछले सेशन में सबसे पहले ये सीखा कि रेसिडेंशियल स्टेटस की जरूरत क्या है. वाई रेसिडेंशियल स्टेटस? बिकॉज रेसिडेंशियल स्टेटस के बगैर आप टोटल इनकम नहीं निकाल सकते, और टोटल इनकम नहीं निकालोगे तो टैक्स लायबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी. तो इन दैट सिनेरियो गाइस, रेसिडेंशियल स्टेटस इज अ प्री रिक्विजिट इन ऑर्डर टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन. सबसे पहले हम लोग पहुंचे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, जहां हम लोगों ने देखा कि there are two basic conditions. You will have to satisfy any one of the two basic conditions. एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आप भारत देश के रेसिडेंट बन जाएंगे. पहली कंडीशन क्या है? 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. हिंदुस्तान में आप 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए रुके हों ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड द प्रीवियस ईयर दैट इज रेलेवेंट फॉर अस इज 2025-26. अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है. अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो दूसरी कंडीशन देखी जाएगी, एंड दैट इज 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा, प्लस 365 डेज और मोर इन 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. तो 2025-26 में मिनिमम 60 डेज तो रुकना ही पड़ेगा, एंड पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर भारत देश में रुकेंगे. तो आपकी बेसिक कंडीशन नंबर बी, बेसिक कंडीशन नंबर 2 आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी और आपको भारत देश का रेसिडेंट घोषित कर दिया जाएगा. उसके बाद दोस्तों, ये जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आया हमारा, जहां सरकार ने कहा कि हम 60 डेज और 365 डेज वाली कंडीशन को एलिमिनेट कर देंगे, और आपका रेसिडेंशियल स्टेटस विल बी डिटरमिन्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 182 डेज वाली कंडीशन. हमने कहा भैया कौन कौन है ऐसे लोग जिनके लिए ये स्पेशल राहत है, जिसमें से स्पेशल केस नंबर 1 हम लोगों ने पिछले सेशन में कर लिया था, जिसमें आया इट कवर्स एन इंडियन सिटीजन, एक इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, जो हिंदुस्तान से बाहर रहता है, हैज कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट. एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया. आप हिंदुस्तान किस पर्पस से आए हो? विजिट के पर्पस से आए हो. लेकिन अगर ये इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा की है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर इसी इंडियन सिटीजन जिसके लिए हमने 60 डेज और 365 डेज वाली कंडीशन को एलिमिनेट किया था, अगर उसकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है, तो सरकार ने कहा उसकी बेसिक कंडीशन नंबर बी को एलिमिनेट मत करो, उसकी बेसिक कंडीशन नंबर बी को मॉडिफाई कर दो, 60 डेज की जगह 120 डेज कर दो, प्लस 365 डेज इन द प्रीसीडिंग 4 इयर्स. अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या उनमें से कोई भी एक सदस्य कहां पैदा हुआ हो, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हो, दैट इज बिफोर 15 अगस्त 1947 इन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश. इंडियन सिटीजनशिप ऑब्टेन करी जा सकती है दोस्तों अगर आप हिंदुस्तान में बॉर्न हुए हो, स्पाउस इंडियन सिटीजन हो, या अदर कंडीशंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट आर सेटिस्फाइड. सो दिस इज व्हाट वी डिड इनटू द प्रीसीडिंग सेशन, जिसमें एक छोटा सा पॉइंट और किया था गाइस, कि अगर जिस दिन आप हिंदुस्तान में आए और जिस दिन आप हिंदुस्तान से गए, the day of arrival into India and the day of leaving India, both days shall be considered to be in India if the exact time of arrival or departure is not known. स्पेशल केस नंबर 2 पर आते हैं गाइस, बहुत शानदार पॉइंट है. स्पेशल केस नंबर 2 क्या बोलता है दोस्तों? कि एक इंडियन सिटीजन को कवर करेगा. मतलब स्पेशल केस नंबर 2 में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कवर्ड नहीं है, ओनली एन इंडियन सिटीजन इज कवर्ड. इट कवर्स एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया, जो हिंदुस्तान छोड़कर जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. आप भारत देश छोड़कर जा रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. आउटसाइड इंडिया आपकी नौकरी लग गई है, या आप आउटसाइड इंडिया अपना बिजनेस करना चाहते हो, एंड यू आर लीविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो क्या कंसिडर किया जाएगा दोस्तों? आपको स्पेशल केस नंबर 2 में कंसिडर किया जाएगा, और आपको दोस्तों इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस, यू विल बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्पेशल केस नंबर 2, एंड आपके लिए से बेसिक कंडीशन नंबर ए 182 डेज और मोर वाली अप्लाई करेगी. और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप. मतलब दोस्तों स्पेशल केस नंबर 2 के 2 हिस्से हैं.
पहला, एक इंडियन सिटीजन जो भारत देश छोड़कर जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और दूसरा एक इंडियन सिटीजन जो कि क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप है। अगर आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो तो आपके लिए स्पेशल केस नंबर 2 लागू है, और आपके लिए बेसिक कंडीशन नंबर 2 ऑफ 60 डेज एंड 365 डेज स्टैंड्स एलिमिनेटेड, उसे हटा दिया जाएगा, सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर ए देखी जाएगी। एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स ओन बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आप बाहर जा सकते हो, बट एम्प्लॉयमेंट शैल नॉट इंक्लूड going outside India for education, export, promotion, tour और training। तो अगर आप हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हो किसी के लिए काम करने, एम्प्लॉयमेंट, खुद के लिए काम करने एम्प्लॉयमेंट, लेकिन एजुकेशन, एक्सपोर्ट, प्रमोशन, टूर एंड ट्रेनिंग पर जा रहे हैं तो उसे एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ऑलराइट, तो स्पेशल केस नंबर 2 में दोस्तों कौन कौन लोग आते हैं? स्पेशल केस नंबर 2 में एक इंडियन सिटीजन आता है जो हिंदुस्तान छोड़कर जा रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर एक इंडियन सिटीजन है जो कि कौन है? क्रू मेंबर है ऑफ इंडियन शिप के आप क्रू मेंबर हो। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट, अब मेरा आप लोगों से एक सवाल आता है दोस्तों, और वो सवाल बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है गाइस, आप मुझे बताइएगा कि क्या वो स्पेशल केस नंबर 2 में आया या नहीं आया। मिस्टर एक्स ये एक इंडियन सिटीजन है एंड इनकी ना एम्प्लॉयमेंट हो गई है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट हुई है इन ऑस्ट्रेलियन शिप। क्या ये स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल केस नंबर 2 में आते हैं या नहीं आते हैं? विल ही फॉल अंडर स्पेशल केस नंबर 2 और नॉट? फटाफट सोचिए, फटाफट आंसर करिए गाइस, क्या ये स्पेशल केस नंबर 2 में आएंगे? द आंसर टू विच इज यस। कह रहे क्या बात कर रहे हो राठी जी, भूल गए हो गजनी के छोटे भैया? अभी आपने क्या लिखा है? क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप होंगे तो ही आप स्पेशल केस नंबर 2 में आओगे। यहां पर आपने लिखा है एम्प्लॉयमेंट इन ऑस्ट्रेलियन शिप, ही इज अ क्रू मेंबर ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन शिप, तो ये कहां से स्पेशल केस नंबर 2 में आया? ध्यान से नहीं देखा दोस्तों, आपको तो बस ये देखना था मिस्टर एक्स इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अब एम्प्लॉयमेंट ऑस्ट्रेलियन शिप में है, ये थोड़ी ना कोई रिस्ट्रिक्शन था। मैंने आपका फोकस दोस्तों ऑस्ट्रेलियन शिप बोलते ही यहां पर डाल दिया कि ये इंडियन शिप नहीं है, और जैसे इंडियन शिप नहीं है दिमाग में क्या जाता है? अरे अरे अरे, ये तो स्पेशल केस नंबर 2 में नहीं आएगा। जबकि मिस्टर एक्स एक इंडियन सिटीजन है जो भारत देश छोड़कर जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इन्हें ऑस्ट्रेलियन शिप में मिली है, ऐसा थोड़े ना कोई रिस्ट्रिक्शन था कि ऑस्ट्रेलियन शिप में एम्प्लॉयमेंट होगी तो हम आपको स्पेशल केस नंबर 2 में नहीं डालेंगे। समझ में आया गाइस? ये आपका यहां पे FAQ वाला क्वेश्चन है। सो व्हाट शैल हैपन इन अ सिचुएशन इफ अ सिटीजन इज लीविंग इंडिया and is working as a crew member of a foreign ship? एक इंडियन सिटीजन जो भारत देश छोड़कर जा रहा है but he is working as a crew member of a foreign ship, what will happen in that scenario? He will still fall under the special cases, वो अभी भी स्पेशल केसेस में आएगा, स्पेशल केस नंबर 2 में आएगा, as he being an Indian citizen is leaving India for the purpose of employment, therefore only basic condition of 182 days shall apply to him। जो 182 days वाली कंडीशन है, 182 days और मोर वाली, वो वाली कंडीशन ही भाई साहब के लिए अप्लाई करी जाएगी। ऑलराइट, तो स्पेशल केस नंबर 2 अपन फिर से पढ़ते हैं। स्पेशल केस नंबर 2 में एक इंडियन सिटीजन को कवर किया गया जो भारत देश छोड़कर जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर ये इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप है। तो इन दैट केस बेसिक कंडीशन नंबर 2 ऑफ 60 डेज एंड 365 डेज स्टैंड्स एलिमिनेटेड, हटा दी जाएगी। सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आप भारत देश के रेसिडेंट कहलाएंगे। अब दोस्तों ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इससे जुड़ा हुआ काफी टाइम पहले क्वेश्चन आया था बट फिर से आ सकता है। अगर आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जिस दिन आप भारत देश आए और जिस दिन आप भारत देश गए, भारत देश से बाहर गए, बोथ देश शैल बी कंसिडर्ड टू बी इन इंडिया, दोनों दिन को हिंदुस्तान में ही कंसिडर किया जाता है। और उसका मैंने कल आपको यह भी बताया था, एक्सेप्ट वन सिनेरियो जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ऐसा बोला था कि एक सिनेरियो में जिस दिन आप भारत देश में आए और जिस दिन भारत देश से गए उसको हिंदुस्तान में नहीं माना जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी आउटसाइड इंडिया।
अब इधर देखिएगा, वो ये वाला केस है। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, जब आप क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप होते हो तो आपका पीरियड ऑफ स्टे निकालना बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी। व्हाई? क्योंकि दोस्तों जो लेट्स से ये हिंदुस्तान है, अब हिंदुस्तान इज कवर्ड विद वाटर गाइस, पानी है इधर। अब आप जो शिप में हो, आप जो शिप पर हो दोस्तों, वो शिप कभी हिंदुस्तान के करीब है, कभी हिंदुस्तान से दूर है। तो ये नहीं समझ में आता कि आप हिंदुस्तान में कब हो कब नहीं हो। तो सरकार ने फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी क्या करा, सरकार ने कहा कि भाई साहब ये आपका द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शैल नॉट इंक्लूड, ध्यान से देखिएगा, the period of stay in India shall not include the period commencing from the date entered into continuous discharge certificate in respect of joining the ship by the said individual and ending on the date entered into the continuous discharge certificate in respect of signing off by that individual from the ship in respect of such voyage in respect of such journey। इसका क्या मतलब है? कहते हैं जो नंबर ऑफ डेज, जब भी कोई, लेट्स एक एग्जांपल ही लेता हूं ना दोस्तों, एग्जांपल लूंगा, क्लैरिटी आएगी, फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। लेट्स से दोस्तों एक सदस्य हैं जिनका नाम है मिस्टर टीटू। ओके गाइस, ये एक इंडियन सिटीजन है एंड ही इज वर्किंग एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। ओके, क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। नाउ एवरीबडी हैज टू थिंक एंड आंसर मी। अगर आप क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप है तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, सीडीसी साइन इन का डेट, कि किस दिन आपने सीडीसी साइन इन किया। बेसिकली सीडीसी साइन इन इज दैट डेट जब माना जाएगा दैट यू हैव जॉइंड योर शिप फॉर कंटिन्यूअस सर्विस। तो जो आपकी शिप है वो तो हिंदुस्तान के बाहर जाके सर्विस देने वाली है। तो जिस दिन सीडीसी साइन इन किया, जिस दिन आपने सीडीसी साइन इन किया, the date of signing in of the CDC till the date of CDC sign off, जिस दिन आपने CDC साइन इन किया till the date of CDC sign off, यहां से लेकर यहां तक का आपका आउटसाइड इंडिया माना जाता है। क्या माना जाता है? आउटसाइड इंडिया। तो अगर आपने CDC साइन इन किया ऑन 14th of July या 14th of June 2025 और CDC को साइन ऑफ किया on the let's say 10th of December 2025, so from the date of 14th June 2025 till 10/12/2025 these days will be considered to be outside India। तो सर हमें तो ये पता लगाना है ना इन इंडिया कितना है, तो हम तो अप्रैल को काउंट करेंगे नहीं। इसमें ना कैलकुलेशन हमारी इंस्टीट्यूट हमसे उल्टी तरीके से एक्सपेक्ट करती है। यहां पर वो बोलती है पहले ये निकालो कि नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया, फिर उसे 365 में से माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली निकल आ जाएगा द नंबर ऑफ डेज इन इंडिया। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो यहां पर फ्रॉम द 14th of June 2025 टिल 10/12/2025 अपन कैलकुलेट करेंगे गाइस। जून में 30 दिन होते हैं तो 17 डेज आपके जून के हो गए, जुलाई 31, अक्टूबर 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 10। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए? 1 2 3 और 7 10 6 7 8 180 डेज, 180 डेज, 180 दिन हुए। तो इन दिस सिनेरियो 180 डेज को अपन क्या मानेंगे? 180 डेज विल बी कंसिडर्ड टू बी आउटसाइड इंडिया। 180 डेज को आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो इन इंडिया कितने हुए? इन इंडिया कितने हुए गाइस? इन इंडिया हुए गाइस 365 माइनस 180 डेज, कमिंग आउट टू बी 185 डेज। कितना निकल कर आया? 185 डेज। कई बार बच्चे यहीं अटक जाते हैं, अरे 180 डेज नॉन रेसिडेंट करने लग जाते हैं। अरे बुद्धू राम, 365 में से 180 डेज माइनस हुआ तो आपका बचा 185 डेज। कितना बचा? 185 डेज। और ये 185 डेज जो इन इंडिया है, क्या दोस्तों हम इसको भारत देश में अब रेसिडेंट घोषित कर सकते हैं? द आंसर टू विच इज यस, हम उसे रेसिडेंट घोषित कर सकते हैं बिकॉज ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग?
नाउ वी विल रीड आउट द प्रोविजन वंस अगेन, एक बार इस प्रोविजन को फिर से पढ़ते हैं। कहते हैं इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, जब आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो और क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप हो, मतलब ये वाला सिनेरियो, ये वाला केस, इंडियन सिटीजन बीइंग क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, उसी केस में आपको क्वेश्चन में सीडीसी साइन इन और सीडीसी साइन ऑफ वाला डेट दिया जाएगा। सो वी विल हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग इन ऑफ द सीडीसी टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द सीडीसी। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने दिन आप आउटसाइड इंडिया थे, एंड जितने दिन आप आउटसाइड इंडिया थे उसमें वो माइनस करेंगे फ्रॉम 365, और 365 में से माइनस करने के बाद ये पता चलेगा कि आप कितने दिन हिंदुस्तान में थे। एंड दोस्तों उसके बेसिस पर अगर जितने दिन आप हिंदुस्तान में थे अगर वो 182 टच कर जाएगा तो रेसिडेंट, 182 से कम रहेगा तो नॉन रेसिडेंट। क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्वेश्चन करेंगे, बेटर क्लैरिटी आती है। Mr. Anand is an Indian citizen and a member of the crew of an Indian ship. From the details for the previous year 2025-26, determine the residential status of Mr. Anand for the assessment year 2025-26, assuming that a stay in India for the last 4 years preceding the previous year 25-26 is 400 days and last 7 years preceding the previous year 25-26 is 750. सब पिछले 7 सालों का टोटल क्यों दिया है ये आपको आगे वाले एक प्रोविजन में काम आएगा, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल इररिलेवेंट है। ठीक है जी। अब यहां पर देखें तो मिस्टर आनंद एक इंडियन सिटीजन है और क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप है, मतलब ये ऑटोमेटिकली स्पेशल केस नंबर 2 में आ रहे हैं। स्पेशल केस नंबर 2 में अगर आनंद भाई को रेसिडेंट बनाना है तो ही विल हैव टू स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए रुकना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सीडीसी साइन इन टिल द डेट ऑफ सीडीसी साइन ऑफ ही विल बी कंसिडर्ड टू बी आउटसाइड इंडिया। इधर देखिएगा, डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप 6th जून, डेट एंटर्ड इनटू द सीडीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप बाय आनंद 9th दिसंबर। तो फ्रॉम 6th जून टू 9th दिसंबर अपन इसे क्या मानेंगे गाइस, वी विल कंसिडर दिस टू बी आउटसाइड इंडिया। इसे अपन क्या मानेंगे, आउटसाइड इंडिया मानेंगे। ऑलराइट गाइस, बाहर मानेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं गाइस द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 6th जून टू 9th दिसंबर। एवरीबडी, जून के 30 दिन होते हैं, उसमें से 5 दिन हटा दो तो जून के आपके 25 दिन आए, जून के 25, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, अक्टूबर के बाद नवंबर 30 एंड दिसंबर 9। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों द नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया। तो 25 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 9 निकल कर आता है 187 डेज। तो 187 डेज इज नॉट दैट ही हैज स्टेड इन इंडिया, दिस इज आउटसाइड इंडिया। तो इन इंडिया कितना होगा, इन इंडिया कितना होगा गाइस, इन इंडिया गाइस आपका निकल कर आएगा 365 डेज माइनस 187 डेज, निकल कर आएगा 178 डेज विच इज लेस देन 182। तो आनंद भाई यू आर अ नॉन रेसिडेंट। आप क्या हो दोस्तों, नॉन रेसिडेंट हो। अब बात ये आती है कि इसी क्वेश्चन को अगर प्रेजेंटेशन करना है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उस चीज का ध्यान रखना होता है, तो हमेशा मैंने क्या बोला है दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, फॉलोड बाय प्रोविजन एंड फॉलोड बाय कनेक्शन विद द क्वेश्चन कंक्लूडिंग। एचपीसी याद रखेंगे दोस्तों, हेडिंग प्रोविजन कंक्लूजन। एंड इफ यू आर एबल टू रिकॉल दिस थिंग तो आपका मोर ऑफन देन नॉट आंसर सही होगा, और सही होने पर मार्क्स भी पूरे मिलेंगे क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छा था। कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर आनंद फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27। कहते हैं इंडिविजुअल शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सैटिस्फाइज एनी वन ऑफ द 2 कंडीशंस एनलिस्टेड अंडर सेक्शन 6(1) व्हिच आर एज अंडर। पहला 182 डेज और मोर, और दूसरा 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। अपन ने वो दोनों कंडीशन लिख दी। मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, देयरफॉर बेसिक कंडीशन नंबर बी शैल नॉट अप्लाई टू हिम। तो अभी तक दोस्तों हमने पहला जो सोल्यूशन नंबर 5 लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, ये हेडिंग आ गई, यहां से लेकर यहां तक हमारा ये प्रोविजन आ गया। एंड नाउ इट्स टाइम दैट वी स्टार्ट कनेक्टिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस एंड कंक्लूडिंग
तो कहते हैं द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 6th June 2025 and ending on 9th December 2025 being the dates entered into the CDC in respect of joining the ship and signing off from the ship by Anand shall be excluded from the period of his stay in India. तो ये एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम 6th June to 9th December. अकॉर्डिंगली 187 डेज, जैसे आपने बताया कि जून में 25 दिन, जुलाई में 31, अगस्त में 31, ऐसे करके बताया, शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया. कॉन्सिक्वेंटली अगर 187 डेज वो आउटसाइड इंडिया रहा तो इंडिया में 178 डेज रहा होगा, दैट इज 365 माइनस 187 डेज. सिंस ही डज नॉट कंप्लाई विद बेसिक कंडीशन नंबर ए, he shall be non-resident in the previous year 2025-26. उसको भारत देश का नॉन रेसिडेंट बोल दिया जाएगा. पिछले सालों में वो कितने दिन रहा वो अब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, वो नीचे नोट में डाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी गई कि पिछले 4 सालों में वो 400 दिन रहा, पिछले 7 सालों में 750 डेज रहा इन इंडिया. इससे हमें कोई फर्क नहीं पैदा क्योंकि हम तो नॉन रेसिडेंट बन चुके हैं. Since the residential status of Mr. Anand is non-resident for the assessment year 2025-26, his period of stay in the earlier previous year becomes irrelevant. वो irrelevant बन जाता है. आ जाओ guys, एक न्यूली इंसर्टेड सेक्शन आया 61A, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8. ऑलराइट गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तो हम लोग झटपट 1-1 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चन कर देंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 8 इज गोना टेक अराउंड 8 to 10 minutes. कंप्यूट द रेसिडेंशियल स्टेटस इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग द इंडिविजुअल डज नॉट फॉल इन स्पेशल केसेस. अगर आप स्पेशल केस में नहीं आते हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, इफ यू डू नॉट फॉल अंडर स्पेशल केस, तो आपको तो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है 182 डेज वाली में से या 60 और 365 डेज वाली में से. If any of the condition is satisfied, तो ऑटोमेटिकली आप भारत देश में क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे. इन केस नंबर 1, 182 डेज 60 प्लस 365 डेज दोनों सेटिस्फाइड हो रही है, रेसिडेंट. केस नंबर 2 में पहली हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है, रेसिडेंट. केस नंबर 3 में पहली नहीं हो रही, दूसरी हो रही है, रेसिडेंट. क्यों? क्योंकि दोनों में दोनों में से कोई भी एक करनी थी. एंड केस नंबर 4, जब दोनों नहीं हो रही हैं, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ही नॉन रेसिडेंट बनेंगे. तो दिस इज नथिंग बट अ क्विक रिकैप गाइस. ओके, नाउ कंप्यूट द रेसिडेंशियल स्टेटस इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग द इंडिविजुअल डज फॉल इन स्पेशल केसेस. अब अगर वो स्पेशल केस में आता है दोस्तों, तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 स्टैंड्स एलिमिनेटेड. तो ये जो 60 डेज एंड 365 डेज वाली है, ये एलिमिनेट हो जाएगी. इसका अब हमें कोई लेना देना नहीं. ये सेटिस्फाइड हो रही है, नहीं हो रही, अरे भैया ये तो चेक ही नहीं करनी है. जब चेक नहीं करनी तो सेटिस्फाइड हो रही है, नहीं हो रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है. तो हमारे को कौन सी कंडीशन देखनी है दोस्तों? द ओनली कंडीशन दैट वी नीड टू लुक आउट इज 182 डेज और मोर. जो पहली वाली में सेटिस्फाइड हो रही है तो रेसिडेंट, दूसरी वाले में सेटिस्फाइड हो रही है तो रेसिडेंट, तीसरे और चौथे में सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तीसरे और चौथे में सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट. Everyone clear about it? Now heading on to question number 8 and then we will head on to the last जो एक newly inserted section है. Mr. John, a foreign citizen, not being a person of Indian origin. Mr. John कौन है? Foreign citizen है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है. मतलब सर ये तो किसी भी स्पेशल केस में नहीं आ रहे, करेक्ट. तो इनके लिए हमें सर बेसिक कंडीशन नंबर ए 182 डेज और मोर वाली एंड बेसिक कंडीशन नंबर बी 60 डेज प्लस 365 डेज वाली दोनों ही चेक करनी होंगी. जी हाँ. लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 20th November 2023. वो भारत देश पहली बार छोड़कर जा रहा है. लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत देश छोड़कर जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 20th November 2023. ठीक है जी, मतलब इससे पहले वो हिंदुस्तान में ही था. ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2024 ही कम्स टू इंडिया ऑन 1st September फॉर 10 डेज ओनली. वो 10 दिन के लिए हिंदुस्तान आया. During the calendar year 2025, he does not visit India at all, but comes to India on 16th January 2026.
वो 16 जनवरी 2026 को भारत देश आया। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर जॉन फॉर द प्रीवियस ईयर 2025-26। आपको 2025-26 के लिए जॉन का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। अब दोस्तों सबसे पहले इन ऑर्डर टू कंप्यूट रेसिडेंशियल स्टेटस हमें मिस्टर जॉन का नंबर ऑफ डेज of stay in India in the previous year 2025-26 have to be computed। तो 16 जनवरी को 16 जनवरी को वो हिंदुस्तान में वापस आया था दोस्तों, और 2025 में तो आया ही नहीं। ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2025 he does not visit India at all, वो इंडिया आया ही नहीं, वो तो 2026 जनवरी में आया। लेकिन फॉर इनकम टैक्स पर्पस हमें कैलेंडर ईयर नहीं, हमें तो फाइनेंशियल ईयर लेना होता है, जो कि अप्रैल से मार्च तक जाता है। तो 16 जनवरी को when he came to India, तो फॉर द प्रीवियस ईयर 2025-26 आपको नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे। जनवरी के कितने दिन होंगे गाइस? जनवरी के 16 डेज, फरवरी के 28 डेज और मार्च के 31 डेज। तो टोटल आपका कितना निकल कर आता है? 16 प्लस 28 प्लस 31, 75 डेज। कितना निकल कर आता है? 75 डेज निकल कर आता है। आई होप यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बिकॉज 75 डेज है तो ये तो कंफर्म हो गया कि बेसिक कंडीशन नंबर ए वाली 182 डेज और मोर वाली ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। अब जो बेसिक कंडीशन नंबर 2 है, बेसिक कंडीशन नंबर बी जो है, जो हमारी क्या बोलती है 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, हाँ जी ये तो सेटिस्फाइड हो रही है, प्लस 365 डेज और मोर इन 4 इयर्स, 365 डेज और मोर इन 4 इयर्स, क्या ये सेटिस्फाइड हो रही है? दिस इज व्हाट वी विल हैव टू कैलकुलेट, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा भैया पिछले 4 सालों की इंफॉर्मेशन। अब अगर ध्यान से देखो, थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि सर ही लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 20th नवंबर 2023, मतलब 20th नवंबर 2023 से पहले तो वो हिंदुस्तान में ही था, वो हिंदुस्तान में ही था। लेकिन आप सिर्फ ऐसा कह के खत्म नहीं कर सकते, वी विल ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज। तो हमारे लिए दोस्तों हमें 4 साल की इंफॉर्मेशन, 4 साल का कंप्यूटेशन करना होगा। इधर देखेंगे सबसे पहले 2024-25, इसमें वो सिर्फ सितंबर में आया था फॉर 10 डेज। फिर 2023-24, अब ध्यान से देखना, ये बड़ा आसान है दोस्तों। अगर वो 20 नवंबर 2023 को छोड़कर गया, मतलब अप्रैल में तो वो इंडिया में ही था। अब अगर आप अप्रैल के नंबर ऑफ डेज, अप्रैल से लेके 20 नवंबर तक कैलकुलेट करोगे तो आपका पता चल जाएगा 30 डेज फॉर अप्रैल, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 एंड नवंबर 20। तो कितना निकल कर आया? 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 20, तो निकल कर आता है 234 डेज। और इससे पहले 2022-23, उससे पहले तो वो हिंदुस्तान में ही था, 365 डेज। फिर 2021-22 हिंदुस्तान में ही था, 365 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज दैट ही स्टेड इन इंडिया इज प्लस 365 प्लस 365 प्लस 10, 974 days. 974 days is the number of days that he stayed in India in the preceding 4 years, which is far more than 365 days. So in that case, basic condition number 2, basic condition number B of 60 days and 365 days is satisfied, and therefore क्या Mr. John को resident बोल दिया जाएगा? हाँ जी। Again guys, same provision, अपने को कैसे फॉलो करना है? जब भी आपको लिखने का हो दोस्तों, how are you supposed to write it down? Heading followed by provision followed by conclusion, connection with the question along with conclusion. Computation of residential status of Mr. John for the previous year 2025-26. An individual shall be resident in India if he satisfies any one of the two conditions enlisted under section 6(1), which are as under: 182 days or more during the previous year, or
60 days or more, 60 days or more in the previous year and 365 days or more in 4 years immediately preceding the relevant previous year. पिछले 4 मतलब इस साल का टोटल है 75 डेज और पिछले 4 सालों का टोटल है 974 डेज. Mr. John is satisfying the second basic condition and therefore he shall be resident in India for the previous year 2025-26. All right, guys, everyone. Now heading on to the newly inserted section 61A. ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है दोस्तों, बहुत शानदार पॉइंट. कहते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1. क्लॉज 1 में जो लिखा है वो बाढ़ में जाए. क्लॉज 1 में जो लिखा है वो बाढ़ में जाए. अगर हमारा प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया तो सेक्शन 61A विल ओवरराइड सेक्शन 61. तो अभी तक अपन जितना भी प्रोविजन पढ़कर आए वो सेकेंडरी हो जाएंगे अगर सेक्शन 61A इज एप्लीकेबल. ओके, ऐसा क्या लिखा है राठी जी, डरा क्यों रहे हो? देखना अभी बहुत इंटरेस्टिंग. कहते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज 1 एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग 15 लाख रुपए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट. उसे डीम्ड रेसिडेंट बना दिया जाएगा, डीम्ड रेसिडेंट बना दिया जाएगा, डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर if he is not liable, this is the most important line, not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or by any other criteria of similar nature. सरकार ने क्या बोला कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन है, उन्होंने 3 कंडीशंस लगाई ये वाला प्रोविजन लगाने के लिए. क्लॉज 1A लगाने के लिए उन्होंने कहा पहला, जो भी इंसान है दोस्तों वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस उसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए. और तीसरा दोस्तों वो किसी और देश में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए. नॉट लायबल टू टैक्स इन फॉरेन कंट्री. फॉरेन कंट्री में लायबल टू टैक्स नहीं होना चाहिए. लेट्स से एक है मिस्टर कीकू, वो दुबई में रहते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, और दुबई इज अ टैक्स फ्री कंट्री. वहां आपकी कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता. जो कीकू हैं वो इंडियन सिटीजन है. कीकू भाई जो हैं उनकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, मतलब इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा की है, then he will fall in this category guys. section 61A में आ जाएगा और कीकू को अपन क्या मान लेंगे? he will be considered to be a deemed resident. क्या मान लिया जाएगा guys? deemed resident मान लिया जाएगा. अब ऐसा प्रोविजन क्यों इंसर्ट किया गया? रीजन फॉर द न्यू इंसर्शन, व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द पर्पस? कहते हैं दिस न्यू इंसर्शन इज टू ब्रिंग स्टेटलेस पर्संस under the ambit of income tax law who tries to arrange his affairs in such a fashion that he is not liable to tax in any country. होता क्या है दोस्तों, जो काफी लोग चतुर लोग होते थे, जिन्हें पता है कि इंडिया में अगर रेसिडेंट बन गए तो ज्यादा इनकम पर मोदी जी टैक्स ले लेंगे, तो वो क्या करते थे, इंडिया में वो लिमिटेड टाइम के लिए रहते थे, 90 दिन 95 दिन, फिर इंडिया से बाहर चले जाते थे. फिर यूएई में जाके 100 दिन 150 दिन वहां रहे, वहां से फिर कनाडा चले गए, कनाडा से यूएस चले गए. तो वो क्या करते थे, वो हर कंट्री में एक लिमिटेड टाइम के लिए रहते थे और हर कंट्री के लॉ में वो नॉन रेसिडेंट ही बन रहे थे. तो इससे क्या हो रहा था कि नॉन रेसिडेंट से, क्योंकि उस कंट्री में आप कम समय के लिए रहते हो, तो उस देश की सरकार के ऊपर, उस देश की सरकार आपके ऊपर ज्यादा पावर नहीं दिखा सकती, ज्यादा होल्ड नहीं दिखा सकती. तो अपन क्या कर रहे थे, वी यूज्ड टू स्टे इन सच अ फैशन इन एवरी कंट्री सो दैट हमें कम से कम टैक्स देना पड़े. तो मोदी जी ने देखा यार ऐसे काफी लोग कर रहे हैं, बिकॉज दे आर अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, वो हिंदुस्तान से भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं. अब मोदी जी ने उन लोगों को बुलाया, कह रहे भाई साहब इधर आइए, आप क्या इंडियन सिटीजन हैं? कह रहे हाँ जी आप इंडियन सिटीजन. दूसरा,
आपकी इनकम क्या भारत देश से, इंडियन सोर्सेस से 15 लाख से ज्यादा? कह रहे हैं 15 लाख तो हम महीने भर में ही खींच लेते हैं, 2-1.5 महीने में खींच लेते हैं। वेल डन, वेल डन। और क्या आप किसी भी देश में, किसी भी फॉरेन कंट्री में टैक्स देते? कह रहे हैं हम देना चाहते हैं, लेकिन अब क्या करें मोदी जी, काम के चक्कर में अलग अलग देशों में घूमना पड़ता। हम ना भोले बन रहे थे मोदी जी के सामने। हमें क्या पता था मोदी जी हमारे से 4 गुना आगे बैठे हुए हैं, 4 कदम आगे हैं। अब मैंने कहा मोदी जी अब मैं क्या बताऊं, देना तो चाहते थे लेकिन अब क्या करें, वो ऐसा प्रोविजन है ना भारत देश का, तो हमें टैक्स देना नहीं पड़ रहा है। कह रहे आइए भाई साहब, आइए इधर आइए, थोड़ा साइड में आइए। डीम्ड रेसिडेंट हैं आप चाहे हिंदुस्तान में 1 दिन नहीं रुके, आप चाहे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 दिन रुके, 5 दिन रुके, 15 दिन रुके, बट इफ यू मतलब satisfy all these 3 conditions, you are an Indian citizen, आपकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज इज मोर देन 50 lakhs and you're not liable to tax in any foreign country, in that case, in that scenario, आपको भारत देश का क्या माना जाएगा? You will be considered as deemed resident, भारत देश का डीम्ड रेसिडेंट। से सुन लो कान खोल के, बहुत सारे बच्चे एकदम से भावुक हो जाते हैं जैसे 15 लाख से ज्यादा की इनकम देखते हैं, बिल्कुल ऐसे पगला से जाते हैं और कहते हैं राठी जी डीम्ड रेसिडेंट। यू विल ओनली यूज दिस वर्ड, दिस इज अ वेरी स्पेशल वर्ड, यू विल ओनली यूज दिस वर्ड डीम्ड। और वो आप यूज कब करोगे गाइस? व्हेन आर यू गोना यूज दैट वर्ड? ये वाला वर्ड आप कब यूज करोगे? जब आपकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। आप एक इंडियन सिटीजन हो, आपकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज इनकम 15 लाख से ज्यादा की है, एंड यू आर नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी फॉरेन कंट्री, आप किसी भी देश में लायबल टू टैक्स नहीं हो, तभी जाकर आप ये डीम्ड रेसिडेंट का पॉइंट यूज करोगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी यूजिंग दिस पॉइंट। आपको क्वेश्चन में हिंट देगा कि ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी फॉरेन कंट्री, इज टैक्स लायबिलिटी इन फॉरेन कंट्री इज जीरो, इज नील। तो वो हिंट दे रहा था कि भैया आपने किसी और देश में टैक्स नहीं दिया है, तब जाके आप सेक्शन 6(1)(a) का प्रोविजन अप्लाई करिएगा, अदरवाइज जबरदस्ती ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं करना है, इस चीज का ध्यान देना। ऑल राइट गाइस, आ जाओ भाई, अब थोड़ा सा लिख लीजिए गाइस, लिख लीजिए, लिख लीजिए। स्पेशल केस नंबर 2 गाइस, स्पेशल केस नंबर 2 आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है, और फिर दोस्तों वो जो सेक्शन 6(1)(a) करवाया वो लिखना है। उसके बाद वी विल हेड ऑन टू द एडिशनल कंडीशंस। सर अभी आंसर मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल खत्म नहीं हुआ? नहीं मेरे भाई, अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और बचा, आधा घंटा और लगेगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो 40-45 मिनट और लगेंगे, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। फटाफट करिएगा गाइस, स्पेशल केस नंबर 2 लिखिए, एवरीबॉडी हैज टू राइट इट डाउन।
लिखा गाइस? आजा भाई। अब जो अगला पॉइंट हमें लिखना है वो न्यूली इंसर्टेड सेक्शन लिखना है, सेक्शन 6(1) है। और नीचे वाला जो एरो है ये तो खैर कोई बोलने की बात नहीं है। एन इंडिविजुअल शैल बी नॉन रेसिडेंट इफ ही सैटिस्फाइज नन ऑफ द बेसिक कंडीशन। दो बेसिक कंडीशन है, अगर दोनों की दोनों सैटिस्फाइड नहीं होती हैं तो आपको नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो और आपकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज इनकम 15 लाख से ज्यादा की है एंड यू आर नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी फॉरेन कंट्री, देन आपको भारत देश में डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा। मान लिया जाएगा कि आप भारत देश के रेसिडेंट हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डेज यू स्टेड इन इंडिया। इस पूरे वाले सेक्शन में गाइस जो आप लोग लिख रहे हैं, आई होप आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा, यहां से लेकर यहां तक लिखना है। इस पूरे वाले सेक्शन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मिनिमम इतने दिन तो रुको, मिनिमम 25 दिन तो रुको, मिनिमम 50 दिन तो रुको, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उन्होंने 3 कंडीशन बोली है, एंड इफ ऑल द 3 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड यू विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड रेसिडेंट। ऑल राइट गाइस, रीजन फॉर न्यू इंसर्शन मत लिखिए गाइस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। ये यहां से लेकर यहां तक ही लिख लीजिए, रीजन को लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन। चलो जी गाइस, आई होप यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। नाउ वी हेड ऑन टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल व्हिच इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू द प्रोविजंस दैट वी हैव डन टिल नाउ। अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। मतलब जब एक इंडिविजुअल या तो वो रेसिडेंट बनता है या वो नॉन रेसिडेंट बनता है। तो रेसिडेंट पर तो आपका आंसर खत्म, रेसिडेंट पर आपका आंसर खत्म नहीं होगा, नॉन रेसिडेंट पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। यहां से आपको आगे नहीं बढ़ना। लेकिन सरकार ने कहा कि रेसिडेंट को हमने 2 कैटेगरीज में आगे और डिवाइड कर रखा है। मतलब रेसिडेंट अगर आपका आंसर आया तो आप रुकना मत, सरकार चाहती है कि आप थोड़ी मेहनत और करो। Resident is further classified into 2 categories of ROR and RNOR. Resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident. सरकार ने कहा हम रेसिडेंट के बाद भी ये देखना चाहते हैं कि हमारा किस पे ज्यादा कंट्रोल है। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट 2 कैटेगरीज में डिफाइंड किया गया और कहा कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट is basically a person if he satisfies any of his basic condition, क्योंकि बेसिक कंडीशन के बेसिस पर आप रेसिडेंट बने थे, एंड बोथ द एडिशनल कंडीशंस। नीचे दी गई 2 एडिशनल कंडीशंस हैं, अगर आपने दोनों की दोनों सेटिस्फाई कर दी तो जाके आप आरओआर बनोगे। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई या दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाएगा। इधर देखिएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट RNOR कहते हैं इफ ही सैटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस बट नॉट बोथ द एडिशनल कंडीशंस, बट नॉट बोथ द एडिशनल कंडीशंस। क्या बोला है, आप कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करके रेसिडेंट तो बन रहे हो लेकिन आप दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो हम आपको प्यार से क्या बोलेंगे, रेसिडेंट तो बोलेंगे बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। अब सरकार ने क्या वो 2 कंडीशन लगाई गए, व्हाट आर दोस 2 कंडीशंस? तो कहते हैं एडिशनल कंडीशंस अंडर सेक्शन 6(6) आर एज अंडर। पहला, he has been resident in India in at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। आप भारत देश में पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट रहे हो।
भारत देश में पिछले 10 सालों में आप कितनी बार रेसिडेंट रहे हो? 2 बार रेसिडेंट रहे हो। एंड दूसरी कंडीशन क्या लगाई दोस्तों? दूसरी कंडीशन, एंड he has been present in India for 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year. पिछले 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट, प्रीवियस ईयर 25-26 को छोड़ के देखो, 25-26 में तो हम रेसिडेंट तो बन ही गए, लेकिन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए हमें प्रीवियस ईयर को छोड़कर क्या बोला है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट होना है। एंड दूसरी कंडीशन, पिछले 7 सालों में, प्रीवियस ईयर 25-26 को छोड़कर पिछले 7 सालों में 730 डेज रहना होगा। तो सर इज इट सेफ टू से कि एडिशनल कंडीशंस जो हैं वो हमारे पिछले सालों की इंफॉर्मेशन मांगती हैं, उनका हमारे करंट प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल सही। हम करंट प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट बन गए थे, इसीलिए हम एडिशनल कंडीशंस चेक करने जा रहे हैं। अगर हम करंट प्रीवियस ईयर में नॉन रेसिडेंट होते तो हमारा आंसर वहीं खत्म हो जाता। लेकिन रेसिडेंट बनने के बाद भगवान चाहते हैं थोड़ी और मेहनत करो, तो सरकार ने 2 एडिशनल कंडीशंस लगाए। दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो आप आरओआर कहलाओगे। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड हुई या दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो आपको हम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे। ओके, आ जाओ गाइस। हाउएवर वाला पॉइंट मैं आगे पढ़ाऊंगा। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, इन केस ऑफ लीप ईयर देयर विल बी 29 डेज इन द मंथ ऑफ February। कहने की कोई बात ही नहीं है। ऑफ कोर्स लीप ईयर के केस में लीप ईयर कौन सा होगा? अच्छा मेरे को ये बताना, 2023-24 लीप ईयर होगा या 24-25 लीप ईयर होगा? सर देखो, फेब्रुअरी आता है जब कैलेंडर ईयर खत्म होकर दूसरा साल चालू होता है। जैसे 2023-24 तो ये 1 अप्रैल 2023 से चालू होके 31 मार्च 2024 तक जाएगा। तो फेब्रुअरी विल फॉल इन 2024 विच विल बी अ लीप ईयर। तो आपका दोस्तों इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो गाइस, ये वाला आपका 2023-24 ये लीप ईयर है, जबकि 2024-25 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है। ऑलराइट गाइस, India includes territorial waters that is 12 nautical miles into the sea from the Indian coastline. इंडिया सिर्फ लैंड मास नहीं है, पानी में भी हिंदुस्तान माना जाता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। जैसे दोस्तों अपन रोड को किलोमीटर्स में नापते हैं, पानी में 1 नॉटिकल माइल में नापा जाता है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। ऑलराइट गाइस, अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे अपने को समझ में आएगा गाइस कि क्या हम रेसिडेंट बनने के बाद रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। दैट इज व्हाट वी विल हैव टू चेक आउट विद क्वेश्चन नंबर 9। जब भी कोई प्रोविजन पढ़ते हैं दोस्तों, तो प्रोविजन पढ़ने के बाद जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा सको उतना बेटर, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू यू विल गेट 100% क्लैरिटी। उसके बाद मैं भी क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दूंगा। आज के क्लास सेशन में ही आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा, एंड ट्रस्ट मी इट्स गोना बी वर्थ इट। Compute the residential status of Mr. Lalu for the previous year 2025-26 from the following information. आपके सामने इंफॉर्मेशन दी गई है और आपको मिस्टर लालू का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है फॉर द प्रीवियस ईयर 2025-26। 2025-26 में वो 80 दिन के लिए रुके, तो आपको पहली चीज बेसिक कंडीशन नंबर ए ऑफ 182 डेज और मोर वाली, ये तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। आप डायरेक्टली, कई बार बच्चों को क्या होता है कि जैसे मैं एडिशनल कंडीशंस पढ़ाता हूं, दे जस्ट फॉरगेट टू चेक बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस के बेसिस पर अगर आप रेसिडेंट बने तो एडिशनल कंडीशंस की बात उठती है। अगर आप बेसिक कंडीशन में रेसिडेंट ही नहीं बने तो आपका आंसर वहीं खत्म हो गया नॉन रेसिडेंट पर। मतलब प्रभु की कृपा रही कि नॉन रेसिडेंट पर आंसर खत्म हो गया, क्योंकि रेसिडेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू आरओआर एंड आरएनओआर। नॉन रेसिडेंट इज नॉट फर्दर क्लासिफाइड। नॉन रेसिडेंट इज नॉन रेसिडेंट। अब बेसिक कंडीशन नंबर ए वाली तो सेटिस्फाइड नहीं हुई, 182 डेज और मोर रुकना था। बेसिक कंडीशन नंबर बी जो क्या कहती है, 60 डेज और मोर प्लस 365 डेज और मोर इन 4 इयर्स, ये बोलती है। तो देखो भैया, क्या 60 डेज और मोर है? हाँ जी, 80 डेज है।
प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, हाँ जी, और पिछले 4 सालों में 110, 60, 150 एंड 90, यहां तक दोस्तों आपका कितना निकल कर आया? 110 प्लस 60 प्लस 150 प्लस 90 निकल कर आया 410 डेज, 410 दिन, 410 डेज। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, 410 डेज। अब मुझे बताइए, क्या आपकी बेसिक कंडीशन नंबर बी इज दैट सेटिस्फाइड? हाँ जी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। एंड बिकॉज दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, क्या दोस्तों आपको ये बोलना इजी होगा कि लालू भाई आप रेसिडेंट हो गए हो? कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि लालू भाई एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया आ रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि लालू भाई एक इंडियन सिटीजन है लीविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अपन दोनों ही बेसिक कंडीशन चेक कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ऑलराइट गाइस, अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, रेसिडेंट बनने पर आपका आंसर खत्म नहीं होता। रेसिडेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू आरओआर एंड आरएनओआर। अब आरओआर बनने के लिए सरकार ने कहा था देयर आर टू कंडीशंस। पिछले 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट, मतलब 2025-26 छोड़ दो, ये वाला साल छोड़ दो, आपके 10 साल में बताऊं कहां से चालू होंगे? 2024-25 से। ये आपका पहला साल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यहां तक। यहां तक इन 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट, इन 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट। 2020-21 में अगर आप ध्यान से देखो तो क्लियरली नजर आ रहा है 182 डेज या उससे ज्यादा, और 2019-20 में भी क्लियरली नजर आ रहा है 200 दिन, 182 डेज या उससे ज्यादा। तो आप 2 बार रेसिडेंट बन गए हैं गाइस इन द ईयर 2020-21 एंड इन द ईयर 2019-20। आप 2 बार रेसिडेंट बन चुके हैं, हाँ या ना? हाँ जी सर। और अब दूसरा क्या पॉइंट था? दूसरा क्या पॉइंट था? पिछले 7 सालों में, पिछले 7 इयर्स में 730 डेज और मोर। तो मैं उसके लिए भी ईयर लगा देता हूं, ये तो सेम रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमें यहां तक कैलकुलेट करना है। पिछले 7 इयर्स में 730 डेज और मोर, तो आपका कितना आया? 890 डेज। पिछले 7 सालों का टोटल, 7 इयर्स का टोटल, यहां तक आपका निकल कर आता है 890 डेज, which is more than 730 days. मतलब the second additional condition is also satisfied, and therefore guys, हम लालू भाई को अपन अब क्या बोलेंगे? ROR, resident and ordinary resident. Is everyone clear about this point? Is everyone clear about this point? बहुत इजी सा पॉइंट है दोस्तों। आई डोंट थिंक सो इस पॉइंट में आपको समझने में कोई भी दिक्कत रही होगी। अब गाइज इसी क्वेश्चन में मैं मल्टीपल चेंजेस लेकर आऊंगा और आपको उसका आंसर करना होगा, ठीक है ना गाइज? मैं सारा पॉइंट हटा रहा हूं, मान रहे हैं कि नया क्वेश्चन टाइप ही बन रहा है आपके लिए गाइज। चलो लेट मी सी कि आप लोग क्या मेरी मदद कर पाते हैं ऑन टू दिस पॉइंट। हाँ जी एवरीबडी, अगर हम 210 डेज की जगह सिर्फ यहां पर 110 डेज कर दें तो क्या आपका आंसर बदल जाएगा? पहला, सिर्फ एक मॉडिफिकेशन किया है, एक चेंज किया है कि 2020-21 में इंस्टेड ऑफ 210 डेज, लेट्स से मिस्टर लालू स्टेड इन इंडिया फॉर 110 डेज ओनली। बताओ भैया क्या होगा इस सिनेरियो में? व्हाट इज गोना हैपन इन दिस केस? खटखट फटफट बताइए गाइस। हाँ जी, सोचो सोचो, बोलो बोलो। सर हमारे हिसाब से अब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चलो भैया चेक करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो अगेन बेसिक कंडीशन नंबर 1 ऑफ 182 डेज और मोर इज नॉट सेटिस्फाइड, बट बेसिक कंडीशन नंबर 2 60 डेज से ज्यादा है और पिछले 4 सालों में 410 दिन है अगेन। तो सर वो रेसिडेंट तो बन गया है, करेक्ट, रेसिडेंट बन गया। लेकिन रेसिडेंट पर आंसर खत्म नहीं होता। रेसिडेंट इज फर्दर क्लासिफाइड into 2 categories, ROR and RNOR, for which you will have to check
द एडिशनल कंडीशंस इनलिस्टेड अंडर सेक्शन 66, और वो क्या बोलता है, पिछले 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट, जिसमें से 1 साल तो ये क्लियरली नजर आ रहा है 200 डेज 182 से ज्यादा, 1 साल तो ये क्लियरली नजर आ रहा है। दूसरा साल तो 240 का है, लेकिन ये तो 11th ईयर हुआ, तो हमें 11th ईयर तो चेक नहीं करना, इसीलिए तो राठी जी हमने RNOR बोला था, देखा ना हम सही हो गए। नहीं नालायक, मैं कह रहा हूं अगर 1 साल आपको प्राइमा फेसी नजर आ रहा है 182 डेज और मोर वाला, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि बाकी साल ऑटोमेटिकली नॉन रेसिडेंट हो गए। बाकी सालों में कोई भी 1 साल ऐसा उठाओ जहां आपको लगे कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा का हो, और पिछले 4 सालों में 365 या उससे ज्यादा हो सकते हो, कोई सा भी 1 साल उठाओ। लेट्स से गाइस अपन ने उठाया 2022-23, ये लेट्स से ये वाला, क्या इस साल आप 60 डेज से ज्यादा हैं? 60 डेज से ज्यादा है, हाँ जी हाँ ज्यादा है। और इससे पिछले 4 साल 90, 110, 270, ये पिछले 4 साल का टोटल करो गाइस, 90, 110, 200, 200, 200, 400 और 470 डेज। तो क्या आप दोस्तों इन द प्रीवियस ईयर 2022-23 क्या आप इस साल भी रेसिडेंट बने थे? हाँ जी रेसिडेंट बने थे। तो क्या दोस्तों पिछले 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट बन गए हैं? एक तो प्राइमा फेसी ये नजर आता है कि 200 दिन से ज्यादा है, इसलिए रेसिडेंट बन गए, हमें बाकी ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि बाकी और किसी भी बचे हुए 9 सालों में 182 डेज या उससे ज्यादा नहीं क्रॉस कर रहा था, तो वी विल हैव टू चेक, कोई एक ऐसा साल उठाओ जिसमें आपको लगता है 60 डेज या उससे ज्यादा है, और उनके पिछले 4 सालों का टोटल, उससे पिछले 4 सालों का टोटल कितना है? 365 डेज या उससे ज्यादा का। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? Everybody understanding my point? Yes or no? तो in that case, in that scenario guys, इधर ध्यान से देखिएगा, फटाफट सोच समझ के आंसर करना है। क्या ये रेसिडेंट मतलब रेसिडेंट बन गया? हाँ जी। क्या फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? हाँ जी। अब सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? वो बोलती है 730 डेज और मोर, 730 दिन या उससे ज्यादा इन द प्रीसीडिंग 7 ईयर्स, पिछले 7 सालों में प्रीवियस ईयर को छोड़कर 730 डेज और मोर। अब अगर अपन उसका टोटल करें तो 110, 60, 150, 90, 110, 270, ये आपका निकल कर आएगा 790 डेज। कितना निकल कर आएगा? 790 दिन, जो कि अगेन 730 से ज्यादा है। तो लालू भाई यहां पर क्या कहलाएंगे? ROR कहलाएंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे। मजा आया दोस्तों इस क्वेश्चन को करने में? नाउ अगेन मैं अब फिर क्वेश्चन में बदलाव करता हूं, एक ही क्वेश्चन से मल्टीपल केसेस बनते चले जाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा गाइस, मल्टीपल केसेस बनते चले जाएंगे। लेट्स से अब नाउ 210 की जगह गाइस ये अपन कर देते हैं इसे 80 डेज, एंड 200 की जगह कर देते हैं 250 डेज, और ये वाला दोस्तों यहां पर 150 की जगह कर देते हैं गाइस 50 डेज। क्या आपका आंसर बदलेगा अब? सर नहीं राठी जी, इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं, एक बार चेक करते हैं राठी जी। ना सर, इस बार भी नहीं, पिछले 7 साल का टोटल करें कितना हुआ, कैसे हुआ। देखो दिमाग में क्या जाता है, जब मैं आपको एडिशनल कंडीशंस चेक करवा रहा हूं तो हमेशा बच्चे के दिमाग में एडिशनल कंडीशंस ही जाता है, दे ओवरलुक द बेसिक कंडीशंस। इस क्वेश्चन में आंसर नॉन रेसिडेंट है, because he is neither satisfying basic condition number 1 of 182 days or more, nor basic condition number 2 of 60 days and 365 days वाला। अब ध्यान से देखो कितना आसान था, हमें आगे की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने जानबूझ के 210 को 80 कर दिया, 200 को 250 कर दिया, तो दिमाग में ना
मैं थोड़ा सा भर रहा था कि उधर इधर की इंफॉर्मेशन में बच्चों का ध्यान जाए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 60 डेज और मोर, हाँ जी, लेकिन पिछले 4 साल का टोटल यहां तक अगर आप टोटल देखोगे तो निकल कर आएगा 310 डेज, और 310 दिन है दोस्तों, 310 दिन। तो क्या दोस्तों यहां पर रेसिडेंट माना जाएगा? द आंसर टू विच इज, हाँ जी फटाफट बताइए, नो, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट के बाद आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। मूविंग ऑन गाइस, अब इधर देखिएगा आगे का सिनेरियो, आगे का केस गाइस। एक और 210 की जगह 110 और 200 की जगह अपन कर देते हैं 95 डेज। तो अब मुझे बताओ, अब बताओ दोस्तों क्या होगा, व्हाट इज गोना हैपन इन दिस सिनेरियो? सर इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो 60 डेज और मोर, यस, पिछले 4 सालों का टोटल 410 डेज, और क्योंकि 410 डेज है विच इज मोर देन 365, तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस मुझे बताइए, एवरीबॉडी हैज टू आंसर मी, क्या वो भाई साहब भारत देश के रेसिडेंट बनेंगे? हाँ जी रेसिडेंट बनेंगे। अब रेसिडेंट पर आंसर खत्म नहीं होता, रेसिडेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, आरओआर एंड आरएनओआर, जिसमें अगर आप पिछले 7 साल का टोटल देखें, यस ये बात सही है कि वो पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट हो रहा है, ये बात सही है, पिछले 10 साल में वो 2 बार रेसिडेंट हो रहा है। कैसे? लेट्स से दोस्तों अपने 60 वाला ईयर लिया, इसमें 60 या उससे ज्यादा है, पिछले 4 साल का टोटल करो तो 365 क्रॉस हो जाएगा। आपने 70 वाला ईयर लिया, 60 से ज्यादा है, हाँ जी, पिछले 4 साल का टोटल करो 365 क्रॉस हो रहा है। तो इन दैट केस जो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन है कि पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है, वो तो सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन पिछले 7 सालों में 730 डेज, इंडिया में आपको कितने दिनों के लिए रुकना पड़ेगा? यू विल हैव टू स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज। 1 2 3 4 जो हाईलाइट कर रहा हूं, 110, 95 एंड 70, यहां तक अगर आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट कर बताओ दोस्तों, 410 प्लस 110 प्लस 95 प्लस 70 निकल कर आता है 685 डेज, 685 डेज। और क्योंकि ये 685 डेज के लिए हिंदुस्तान में रुक रहा है दोस्तों, इसको अपन क्या बोलेंगे? RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तो हो बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? आ जाओ भाई। अब दोस्तों मूविंग ऑन टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। अब ओरिजिनल क्वेश्चन में हम लोगों ने ROR निकाला था, अब उसका सोल्यूशन अब आप लोग खुद से देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। ये वाला सोल्यूशन आ गया दोस्तों। इसमें जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें तो 10 साल में 2 बार रेसिडेंट भी था, और पिछले 8-7 सालों का टोटल 890 डेज था, तो 730 से काफी ज्यादा था, रेसिडेंट बन रहा था। नाउ गाइस इधर देखो, हाउएवर ये वाला पॉइंट जो था, ये आपने 2 एडिशनल कंडीशंस पढ़ी, पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट and 730 days in 7 years. If both the conditions are satisfied, then the resident becomes ROR, otherwise RNOR. लेकिन 2 लोगों के लिए एडिशनल कंडीशंस चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर इनका क्या होगा सर? इनके लिए मतलब ROR RNOR कुछ नहीं बोलते इन्हें मैंडेटरली RNOR की कैटेगरी में ही डाला गया। For these 2 persons you need not check the additional conditions enlisted under section 66. They will mandatorily fall in the category of RNOR. ये ROR नहीं बनेंगे। कौन कौन है? कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन थे या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया आता है, जिसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, और वो भारत देश का रेसिडेंट बनता है बाय वर्च्यू ऑफ 120 डेज वाली कंडीशन के बेसिस पे। अगर आप भारत देश में 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो प्लस 365 डेज इन द प्रीसीडिंग 4 इयर्स, तो आपको भारत देश का मैंडेटरी RNOR माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मैंडेटरी
RNOR माना जाएगा। और दूसरा जो आज हमने प्रोविजन पढ़ा, डीम्ड रेसिडेंट। तो अगर आप भारत देश के डीम्ड रेसिडेंट कब बनते हो? एक इंडियन सिटीजन हो, आपकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज इनकम 15 लाख से ज्यादा की है, एंड यू आर नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी फॉरेन कंट्री। आप किसी भी फॉरेन कंट्री में टैक्सेबल नहीं हो, तो आपका इन दैट केस भारत देश में डीम्ड रेसिडेंट बनते हो। वो डीम्ड रेसिडेंट इज डीम्ड RNOR। इधर देखिएगा, हाउएवर द फॉलोइंग शैल बी मैंडेटरली considered as resident but not ordinary resident, जिसमें पहला पॉइंट आया, a citizen of India or a person of Indian origin having total income other than the income from foreign sources exceeding 15 लाख रुपए during the previous year, who was in India for 120 days or more, जो हिंदुस्तान में कितने दिन के लिए था? 120 डेज और मोर था, बट लेस देन 182। अगर 182 डेज की वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप 120 वाली कंडीशन तक पहुंचे ही नहीं थे, क्योंकि अगर पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम दूसरी कंडीशन नहीं देखते। अगर आपने 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी थी तो हम आपको रेसिडेंट बनने के बाद ये एडिशनल कंडीशंस भी चेक करेंगे। इट इज ओनली व्हेन यू सैटिस्फाइड 120 डेज वाली कंडीशन और भारत देश के रेसिडेंट बने, बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन, तो आपको हम मैंडेटरी RNOR की कैटेगरी में डालेंगे। एंड लास्ट, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया अंडर सेक्शन 61। अगर आप भारत देश के डीम्ड रेसिडेंट बनते हो तो आप डीम्ड RNOR की कैटेगरी में आओगे। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? आ जाओ गाइज, एक इतना शानदार क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 12। हो सकता है दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क में दे दूं, लेकिन सबसे पहले अभी जो मेरे को दिमाग में आता है ना, वो मैं क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगा। मिस्टर जैक इज अ फॉरेन सिटीजन नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, मिस्टर जैक कौन है? एक फॉरेन सिटीजन है, नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सिंस 1999 he visits India every year in the month of June for 100 days। वो हर साल दोस्तों भारत देश में कितने दिन के लिए आते हैं? 100 दिन के लिए आते हैं। फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है फॉर द प्रीवियस ईयर 2025-26। अब इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो, सोच समझ कर आंसर करेंगे गाइस, जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे। ना तो वो इंडियन सिटीजन है, ना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो इसके लिए दोस्तों हमें सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर 1 नहीं देखनी है, हमें दोनों कंडीशन देखनी है। बेसिक कंडीशन नंबर ए ऑफ 182 डेज और मोर वाली, क्या ये सेटिस्फाइड हो रही है? नहीं सर, वो तो सिर्फ 100 दिन के लिए आता है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही। क्या बेसिक कंडीशन नंबर बी चेक करेंगे, 60 डेज प्लस 365 डेज वाली, 60 डेज और मोर प्लस 365 डेज और मोर इन 4 years। हाँ जी, ये चेक करेंगे। अब 60 डेज और मोर, हाँ जी बिल्कुल है, और पिछले 4 सालों में 365 डेज, हाँ जी ये भी है। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, क्या वो दोस्तों ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो रेसिडेंट बन गए? हाँ जी। क्या 120 डेज की वजह से रेसिडेंट बने थे? नहीं, 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेसिडेंट नहीं बने थे। क्या डीम्ड रेसिडेंट वाला यहां पर पॉइंट है? नहीं। तो क्या हमें रेसिडेंट को फर्दर क्लासिफाई करना पड़ेगा इन द कैटेगरी ऑफ ROR एंड RNOR? हाँ जी, हमें करना पड़ेगा। अब ROR RNOR बनने के लिए दोस्तों आपको एडिशनल कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, जिसमें से एक कंडीशन यह है कि पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट और पिछले 7 years में 730 डेज और मोर। लेकिन सर ये तो सिर्फ 100 years आता है एवरी ईयर, तो सर पिछले 7 सालों में 700 डेज हुआ ना? करेक्ट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 7 years में 700 डेज, तो 730 डेज को क्रॉस नहीं किया, तो ये कौन सा कैटेगरी में चला जाएगा? RNOR की कैटेगरी में जाएगा, ROR की कैटेगरी में नहीं जाएगा। ऑलराइट गाइस, एवरीवन, यस सर, थम्स अप। अच्छा, व्हाट इफ क्वेश्चन में 100 डेज की जगह 110 डेज होता? तो
सर अगर 110 डेज होता तो यहां तक तो हमारी कंडीशन सेम रहती कि वो रेसिडेंट बन गया है, क्योंकि 60 डेज या उससे ज्यादा और पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा, तो रेसिडेंट बन गया। अब रेसिडेंट इज अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू ROR, RNOR, फॉर विच यू विल हैव टू चेक एडिशनल कंडीशंस अंडर सेक्शन 66। अब जिसमें क्या बोला गया, रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ प्रीसीडिंग 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट आपको भारत देश में रहना पड़ेगा। आया ना, आया ना। अब इधर ध्यान से देखो गाइस, क्या आप पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट हो? हाँ जी हो। कैसे? सर कोई सा भी साल उठा लो, उसमें 110 दिन और पिछले 4 सालों में 440 दिन। तो हर साल सेकंड बेसिक कंडीशन, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो इन दैट केस वो पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट है। और पिछले 7 ईयर्स में कितने डेज? 7 ईयर्स में 730 डेज। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, अपन उसे कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? उसे हम ROR की कैटेगरी में डालेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में डालेंगे। ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11, Mr. Akash, an Indian citizen, left India on 14th July 2019 to work in a company in Austria. During the previous year, 2025-26, he left the job and came back to India on 30th September 2025 to start his own business. Determine his residential status. ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस। इंडियन सिटीजन गाइस वापस आ रहा है 30 सितंबर 2025 को हिंदुस्तान। उन्होंने आउट ऑफ इंडिया जॉब छोड़ दी थी, वापस हिंदुस्तान आ रहा है। अब हिंदुस्तान में नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं गाइस। सितंबर का 1 डे जिस दिन वापस आए, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28 एंड मार्च 31। कैलकुलेट करो गाइस द नंबर ऑफ डेज। कितने दिन गाइस? दिसंबर, जनवरी, मार्च और अक्टूबर। ठीक है जी, ये आपका आता है 183 डेज। 183 डेज। तो क्या दोस्तों आकाश ने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है? मिस्टर आकाश इज रेसिडेंट। हाँ जी। पिछले 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट। अब ध्यान से देखो, वो तो 2019 में छोड़कर गए थे, वो तो 2019 में छोड़कर गए थे ना गाइस। तो पिछले 10 सालों में अगर अपन पिछले 10 साल कैलकुलेट करें तो 2000 यहां पर 2024-25 से लेकर पिछले 10 साल कहां तक जाते हैं गाइस? यहां पे अपन लोगों ने एक क्वेश्चन किया था 2015-16 तक। पिछले 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट। हाँ जी। क्यों? क्योंकि वो तो 2019 में छोड़कर गया था, तो उससे पहले वो हिंदुस्तान में था, तो वो भारत देश का रेसिडेंट क्या रहेगा? और दूसरा सिनेरियो गाइस, दूसरा केस 2019-20 में, ध्यान से देखिएगा, he left India on 14 जुलाई 2019। 14 जुलाई 2019 को वो भारत देश छोड़कर चला गया। अब हमें पिछले 7 साल का टोटल करना है, जिसमें से 24, 25, 23, 24, 22, 23, 21, 22, 20, 21 में वो हिंदुस्तान में नहीं था। वो कब आया दोस्तों? वो एक सेकेंड, कब गया? 14 जुलाई 2019 में। तो 19-20 में वो चला गया। 18-19 में वो 365 दिन रहा होगा। 18-19 में 365 दिन, 18-19 में, और 19-20 में वो 14 जुलाई को छोड़कर चला गया। 19-20 में तो अप्रैल के 30, मई 31, जून 30, जुलाई 14। टोटल करो गाइस, तो ये 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 14 निकल कर आता है 105 दिन, 105 डेज। इन दिस सिनेरियो राठी जी 105 प्लस 365 सर ये तो 470 डेज हुए। इन दोनों सालों का जोड़ेंगे तो ये तो 470 डेज हुए। मुझे बताओ दोस्तों, इन दिस सिनेरियो फिर फाइनल आंसर क्या आएगा? रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट गाइस?
सर रेसिडेंट तो बन गया है, लेकिन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। इसे करेक्ट कर लीजिएगा गाइस, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑलराइट गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 करने का आप लोगों को मौका देता हूं दोस्तों, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है एवरीवन। और ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपके सारे दुख दर्द खत्म, सारी टेंशन खत्म। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है गाइस, बहुत शानदार क्वेश्चन। इसको अगर लिख लिख के करेंगे तो 10 मिनट लगेगा, लेकिन क्योंकि अभी क्लास में कर रहे हैं, लिख लिख के होमवर्क में करना है, लेकिन मैं क्लास में करने के लिए आपको दे रहा हूं तो 6 मिनट का टाइम दे रहा हूं फॉर यू गाइस टू राइट डाउन इन रफ, या चलो लिख लिख के ही पूरा करो, रफ का क्या मतलब है, आज टाइम है हमारे पास तो अपन लिख लिख के ही करेंगे। 10 मिनट का टाइम देता हूं गाइस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर एक छोटा सा एफएक्यू है और समरी चार्ट है, और हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी टेकन केयर ऑफ। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 ओवर टू यू। 10 मिनट्स है गाइस आप लोगों के पास, 10 मिनट देता हूं, 10 मिनट देता हूं।
डन गाइस, किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। खुद से कोशिश करने के लिए मैं क्लास में टाइम इसीलिए देता हूं कि गलतियां क्लास में राठी सर के साथ ही सीखो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। इधर देखिए, ब्रेटली an Australian player visits India every year for 100 days in every financial year. This has been his practice for the last 10 financial years. Find out his residential status for the assessment year 2026-27. तो एक क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो जाता है। ब्रेटली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है, तो कहीं पर भी ये हिंट नहीं मिल रही कि ये एक इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया विजिट के लिए आते हो। तो इनके लिए हमें दोनों बेसिक कंडीशन देखनी है। बेसिक कंडीशन नंबर ए ऑफ 182 डेज और मोर, और बेसिक कंडीशन नंबर बी ऑफ 60 डेज प्लस 365 डेज वाली दोनों देखनी होगी। अब इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस हमारी 182 डेज वाली नहीं हो रही, लेकिन 60 डेज प्लस 365 डेज इन 4 इयर्स, इन 4 इयर्स वाली हो रही है सेटिस्फाइड। तो क्या 100 डेज वाली, क्या ब्रेटली भाई साहब रेसिडेंट बन गए हैं? द आंसर इज यस, वो रेसिडेंट बन गए हैं। लेकिन रेसिडेंट पर आंसर खत्म नहीं होता। रेसिडेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, आरओआर, आरएनओआर। और वो आरएनओआर बनेंगे क्यों? क्योंकि पिछले 7 सालों में 700 डेज ही है, तो रेसिडेंट 730 क्रॉस नहीं हुआ, तो आरएनओआर बनेंगे। ये तो फटाफट आ गया होगा। Now, would your answer change to the above facts relate to Srinath, an Indian citizen who resides in Australia and represents the Australian cricket team? श्रीनाथ भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन है इंडियन सिटीजन और इंडिया आते हैं फॉर द पर्पस फॉर 100 डेज एवरी ईयर। तो इन दैट केस सर ये आपका स्पेशल केस नंबर 1 में आ गए, स्पेशल केस नंबर 1 में आ गए। एंड स्पेशल केस नंबर 1 में आने की वजह से इनकी बेसिक कंडीशन नंबर 2 ऑफ 60 डेज एंड 365 डेज, 60 डेज प्लस 365 डेज वाली एलिमिनेट हो गई, खत्म हो गई, खारिज हो गई। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर 1 देखनी है, विच ही इज नॉट सेटिस्फाइंग बिकॉज ही इज स्टेइंग इन इंडिया फॉर 100 डेज। तो इन दैट केस भाई साहब क्या कहलाए जाएंगे? ही विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन रेसिडेंट, वो नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट, would your answer change? What would be your answer if Srinath had visited India for 120 days instead of 100 days every year, including the previous year 2025-26? अब 2025-26 में वो 120 दिन के लिए आए। सर 120 डेज वाली कंडीशन हम तब चेक करते हैं जब क्वेश्चन में हमें इनकी इनकम दी गई, इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा की होगी, तो 120 डेज वाली कंडीशन को हमें चेक करना पड़ता है। लेकिन यहां पर तो क्वेश्चन में कोई इनकम का ओपनिंग ही नहीं है, इनकम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो इन अ क्वेश्चन लाइक दिस, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन यू एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज इनकम, तो आप दोनों तरीके से आंसर करिएगा। अगर ध्यान से देखिएगा, इनकम other than foreign sources is more than 15 lakhs, अगर 15 लाख से ज्यादा की है तो 120 days plus 365 days in 4 years, ये वाली कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई करेगी। दिस कंडीशन विल अप्लाई, हाँ जी अप्लाई करेगी। और ये कंडीशन अप्लाई होने के बाद आप भारत देश के रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि ये वाली कंडीशन आप सेटिस्फाई भी करेंगे। 120 डेज यहां उससे ज्यादा, प्लस पिछले 4 सालों में 480 दिन, वो ज्यादा, तो रेसिडेंट। और ये रेसिडेंट आपका मैंडेटरी आरएनओआर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि 120 डेज और 365 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो। लेकिन अगर इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज इनकम लेस देन इक्वल्स टू 15 लाख से 15 लाख से कम है, तो इन दैट केस 120 और 365 डेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। एंड बिकॉज ही इज नॉट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन, ये भारत देश का कौन बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। भारत देश का कौन बन जाएगा दोस्तों? नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। इफ द इनकम दोस्तों यहां पर नहीं, मतलब 15 लाख रुपए तक की है। तो एवरीवन क्लियर अबाउट इट?
सर व्हाट विल बी द आंसर अगर सर 100 डेज की जगह वो 90 डेज के लिए आ रहे हैं? गाइस गुड क्वेश्चन। सर 90 डेज के लिए आ रहे हैं तो वो नॉन रेसिडेंट ही रहेंगे, एनआर नॉन रेसिडेंट, क्योंकि बेसिक कंडीशन नंबर 2 में जो 60 डेज और मोर है वो तो सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन पिछले 4 सालों का टोटल 90 इंटू 4 इज 360, 365 होता है, तो बेसिक कंडीशन वाली वो चेक होती है। तो इन दिस सिनेरियो ही विल बी अ नॉन रेसिडेंट। ऑलराइट गाइस, तो पहले वाला जो हमारा आंसर आया था, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में 100 डेज था, उस हिसाब से हमारा आर एनओआर आया था। वी विल जस्ट चेक इट आउट गाइस। since he is a not ordinary resident, not ordinary resident का क्या मतलब है? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फिर दूसरा वाला दोस्तों ए वाला पॉइंट, क्या हमारा आंसर बदल जाएगा अगर श्रीनाथ एक इंडियन सिटीजन है? हाँ जी, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा आंसर। तो इन दिस सिनेरियो इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट्स टू मिस्टर श्रीनाथ एन इंडियन सिटीजन, तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाए जाएंगे। ही वुड बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज टोटल इनकम। ऑलराइट गाइस, क्योंकि वैसे भी 120 दिन से कम के लिए रह रहे हैं। अब अगर 120 दिन हो गया इंस्टेड ऑफ 100 डेज, तो यहां पर हमारे लिए इनकम मैटर करेगी। इन दिस केस इफ श्रीनाथ टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज इनकम एक्सीड्स 15 लाख रुपए, अगर 15 लाख से ज्यादा का है, तो वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, he would be treated as a resident but not ordinary resident in India during the previous year 25-26, since his stay in India is 120 days in the previous year 25-26 and 480 days in the immediately preceding 4 years. ये मैंडेटरी आर एनओआर की कैटेगरी में आते हैं, इनके लिए एडिशनल कंडीशंस चेक करने की जरूरत नहीं है। However, अगर if his total income excluding income from foreign sources does not exceed 15 लाख से ज्यादा की नहीं होगी, तो अब क्या माना जाएगा? He would be treated as non-resident in India, उन्हें non-resident माना जाएगा। Everyone clear about it? आ जाओ guys। Now last FAQ, सर रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप का आपस में कोई लेना देना है? Has anything to do with citizenship? दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज यू स्टे इन इंडिया। सिटीजनशिप चलता है अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट। आप 2, 3, 4 देशों में रेसिडेंट बन सकते हो, लेकिन आप सिटीजन एक ही देश के बन सकते हो। हाँ, ये बात सही है कि सिटीजनशिप के बेसिस पर रेसिडेंशियल स्टेटस के जो प्रोविजंस हैं वो थोड़ा वेरी करते हैं। कई जगह अगर आप इंडियन सिटीजन होते हो तो ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती, इनकम इससे ज्यादा होगी तो 120 डेज वाली अप्लाई होती है, ऐसा होता है। लेकिन जस्ट बिकॉज आप सिटीजन हो इसलिए रेसिडेंट बनोगे, या रेसिडेंट हो इसलिए सिटीजन कहलाओगे, ऐसा नहीं। कहते हैं द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल हैज नथिंग टू डू विद इट्स सिटीजनशिप। एन इंडिविजुअल कैन देयरफॉर बी रेसिडेंट इन मोर देन वन कंट्री इवन दो ही कैन हैव ओनली वन सिटीजनशिप। हाउएवर द सिटीजनशिप helps in determining the residential status of an individual. The summary chart, इधर देखिए, सबसे पहला इंडिविजुअल आया, एनी वन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड ऑल्सो चेक स्पेशल केसेस, यस तो वो रेसिडेंट बन गया, नो तो नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट पर आंसर खत्म। रेसिडेंट के बाद बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड, यस तो आरओआर, अदरवाइज आरएनओआर। और मैंडेटरी आरएनओआर वाले कौन से हैं दोस्तों? एक सिटीजन ऑफ इंडिया, सीओआई मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, और पीओआई मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो 120 डेज और 365 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं और जिनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज इनकम 15 लाख से ज्यादा की है, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि डीम्ड रेसिडेंट बन रहा है अंडर सेक्शन 61। क्या बन रहा है? डीम्ड रेसिडेंट अंडर सेक्शन 61। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? मजा आया? ये हमारा जो समरी चार्ट था, इसी के थ्रू कहीं ना कहीं एक छोटा सा हमारा क्विक रिकैप हो गया, बट मेरा फर्ज तो बनता ही है दोस्तों रिवीजन करवाने का। आज हम लोगों ने किया दोस्तों स्पेशल केस नंबर 2 कि इफ यू फॉलो अंडर द स्पेशल केस नंबर 2, आपके लिए बेसिक कंडीशन नंबर 2 को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर 1 देखी जाएगी।
स्पेशल केस नंबर 2 क्या बोलता है? एक इंडियन सिटीजन जो भारत देश छोड़कर जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप. इफ यू आर अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप from the date of signing in of the CDC till the date of signing off of the CDC you will be considered to be outside India. तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने दिन आप आउटसाइड इंडिया रहे. टोटल डेज में से आउटसाइड इंडिया वाले डेज हटाएंगे तो आपका पता चल जाएगा द नंबर ऑफ डेज यू स्टेड इन इंडिया. उसके बाद दोस्तों न्यूली इंसर्टेड सेक्शन में एक रेसिडेंट इंडिविजुअल एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा की है अदर देन फॉरेन सोर्सेज एंड ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी फॉरेन कंट्री, किसी और कंट्री में लायबल टू टैक्स नहीं है, तो उसे भारत देश का डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा. उसके बाद दोस्तों एक रेसिडेंट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं इन टू कैटेगरीज, आरओआर एंड आरएनओआर. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में सरकार ने कहा कि 2 एडिशनल कंडीशंस हैं, दोनों की दोनों सेटिस्फाइड होंगी तो ही आरओआर कहलाया जाएगा. पहला, पिछले 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट, प्रीवियस ईयर को छोड़ के, प्रीवियस ईयर 25-26 को छोड़ के पिछले 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट. एंड दूसरी कंडीशन पिछले 7 सालों में 730 डेज और मोर. ऑलराइट गाइस, अगर आप रेसिडेंट बने बाय वर्च्यू ऑफ 120 डेज वाली कंडीशन या फिर आप डीम्ड रेसिडेंट बने तो आप मैंडेटरी आरएनओआर की कैटेगरी में आओगे. लीप ईयर के केस में 29 डेज लिए जाएंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. ठीक है गाइस, बस दैट्स इट. अब दोस्तों एक चीज जो आपको मैं होमवर्क में लिखने के लिए दे रहा हूं वो है एडिशनल कंडीशंस. ये वाला पॉइंट गाइस होमवर्क में लिखना है जिसके थ्रू रिवीजन भी हो जाएगा गाइस. रेसिडेंट इंडिविजुअल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज से लेकर यहां तक. ये आपको होमवर्क में लिखना है सो दैट आपका रिकॉल हो जाए. ऑलराइट गाइस, आज का सेशन यहीं तक. कल करेंगे गाइस रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ कंपनी एंड एवरी अदर पर्सन एंड उसके बाद स्कोप ऑफ टोटल इनकम. तो कल हमारा तीसरा सेशन हो जाएगा और चौथे सेशन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. इफ द टाइम परमिट्स मैं कभी करवा दूंगा, नहीं तो चौथे सेशन में तो पक्का कंप्लीट हो ही जाएगा. चलो जी गाइस, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहे, हम मिलते रहेंगे. बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर.